नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से अराउंड द वर्ल्ड विथ मी के 8th एपिसोड में। आज हम चलते हैं अजंता, एलोरा और औरंगाबाद की तरफ। अजंता, एलोरा ऐसे डेस्टिनेशंस हैं जो हम सबके बहुत सारे लोगों के विश लिस्ट में हैं। ये ऐसी गुफाएं हैं जो वर्षों तक अनडिस्कवर्ड रहीं। आइए इनके बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। सबसे पहले नमस्कार कर लें कृष्णेश्वर महादेव को। कृष्णेश्वर महादेव एलोरा गुफाओं के करीब है। यह मंदिर शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। राजा कृष्णदेव राय ने 10th सेंचुरी में इस मंदिर को बनवाया था और यह मंदिर एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। 13 से 14 सेंचुरी के बीच मुगलों ने इस मंदिर का विध्वंस कर दिया था और इस मंदिर का पुनः निर्माण 18th सेंचुरी में इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर ने करवाया था। महादेव को प्रणाम। आगे बढ़ते हैं दौलताबाद फोर्ट की तरफ। यह फोर्ट यादव डायनेस्टी का किला था और उन्होंने लगभग 1187 एडी में इसे बनवाया था और इसका वास्तविक ओरिजिनल नाम देवगिरी था। जैसा कि हम जानते हैं, मोहम्मद तुगलक ने जब दिल्ली से अपनी राजधानी यहां शिफ्ट की तो इस फोर्ट का नाम बदलकर दौलताबाद कर दिया था। फोर्ट की खासियत है इसका एंट्रेंस और एग्जिट केवल एक ही है और किले के मेन गेट दरवाजे पर मोटी मोटी कीलें लगी हैं ताकि हाथियों के सिर के टक्कर से इसे तोड़ा न जा सके। किले के दरवाजे पर एक फैमिली फोटो जरूर ले लीजिएगा। किले के तोप खाने के रिमेन्स आज भी यहां देखे जा सकते हैं। इन तोप खानों को देखना बड़ों और बच्चों सबके लिए बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव होता है। ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव इस किले के आसपास के पर्वतों में निवास करते थे और इसीलिए इस स्थान का प्राचीन नाम देवगिरी था। दौलताबाद फोर्ट, दौलताबाद किले की दीवारें, इसका विस्तार लगभग तोपखाना, 4.5 किलोमीटर तक है और ये सुरक्षा की दृष्टि से डिजाइंड एक किला है और इसकी लंबी दीवारें और सुरक्षा व्यवस्था इतनी स्ट्रांग थी कि ये दुश्मनों से लंबे समय तक इस किले को सुरक्षा दे सकती थी। ये एलोरा जाने के रास्ते में ही ये किला पड़ता है। चलते हैं आज के मेजर डेस्टिनेशन एलोरा की तरफ। ये राष्ट्रकूट वंश के राजाओं ने 5th सेंचुरी से 10th सेंचुरी एडी के बीच बनवाया था। यह एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। एलोरा की गुफाओं में बुद्धिस्ट, हिंदू और जैन धर्म की प्रतिकृति मिलती है। इसमें लगभग 34 गुफाएं हैं और 6th से लेकर 11th सेंचुरी के बीच डिजाइन गुफाएं धर्म का एक क्षेत्र मानी जाती थी। इन गुफाओं में इनकी स्थापत्य कला और शिल्प कला का यह बेहतरीन नमूना है। एलोरा गुफाओं का विस्तार लगभग 2 किलोमीटर तक है और इनका निर्माण बसाल्ट की खड़े चट्टानों पर किया गया है। तराशकर बहुत ही सुंदर हाथियों की मूर्तियां और बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स बनाए गए हैं। यह परिसर न केवल धर्म का केंद्र था
बल्कि हम देख सकते हैं कि इसमें सृजनता और तकनीक, क्रिएटिविटी एंड टेक्नोलॉजी दोनों का ये बहुत ही अच्छा मिश्रण था। डेरा गुफाओं की पेंटिंग्स वर्ल्ड फेमस हैं। इसकी चित्र दीर्घा बहुत ही प्राचीन युग की हैं। इसकी पेंटिंग्स आज भी सजीव प्रतीत होती हैं। इन पेंटिंग्स को जितना ज्यादा निहारा जाए उतना ही कम लगता है। आइए चलते हैं बीवी का मकबरा की तरफ। बीवी का मकबरा 1660 से 1668 के बीच बनवाया गया था और उस वक्त इसे बनाने का एक्सपेंस लगभग 7 लाख रुपए आए थे। मुगल बादशाह औरंगजेब ने इसे अपनी मुख्य बेगम दिलरास बानो के याद में बनवाया था। ध्यान से देखें तो यह स्ट्रक्चर ताजमहल की तरह दिखता है और इसे साउथ का ताजमहल भी कभी कभी कहते हैं। यह भी एक मार्बल स्ट्रक्चर है और बेसाल्ट के स्टोन्स इसके बेस में हैं। इसके अंदर ऑक्टागोनल जालियां हैं और मुगलियन डिजाइन्स का यह बहुत ही बेहतरीन नमूना है। स्ट्रक्चर के अंदर के अगर डोम्स को देखें, फ्लोरल डिजाइन्स बहुत ही सुंदर हैं। यह एक मेमोरेबल एक्सपीरियंस है। ताजमहल जैसी एक दूसरी स्ट्रक्चर साउथ इंडिया में है, जिसे एक इंपॉर्टेंट टूरिस्ट स्पॉट के रूप में भी जाना जाता है। आइए अब बात करते हैं मुगलिया सल्तनत के एक बहुत ही स्ट्रांग, बहुत ही मजबूत बादशाह औरंगजेब की। 1707 में औरंगजेब की मौत हो गई और इनका मकबरा यहीं बनाया गया। यह मकबरा शेख जैनुद्दीन के दरगाह में है। भारत के इस बहुत बड़े बादशाह के मकबरे को देखिए, खुले आसमान के नीचे कच्चा कब्र। यह औरंगजेब का आदेश और उसकी इच्छा के अनुसार ही ऐसा है। ऐसी मान्यता है और ऐसा कहा जाता है कि औरंगजेब ने अपने कब्र के निर्माण के लिए पैसे टोपियों को सिल सिल करके जमा किया था और लगभग अपने आखिरी समय में उन्होंने 14 रुपए 12 आना इकट्ठा किया था, जिसका इस्तेमाल इस कब्र को बनाने में किया गया। यह बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर है और इसे देखकर ऐसा नहीं लगता कि ये इतने बड़े मुगलिया सल्तनत के बादशाह की कब्र है। जनता की गुफाओं में जाने से पहले चक्की को भी देख लेते हैं। यह मलिक अंबर ने 1665 में इसका निर्माण करवाया था, 1665 ईस्वी में। यह उस जमाने का एक बेहतरीन स्ट्रक्चर था जो ग्रीन एनर्जी को प्रमोट करता था। इसका कंसेप्ट पानी के द्वारा एनर्जी जनरेट करना था। यहां का जमा पानी एक ऐसे रिजर्वोयर में गिरता था और पानी के बहाव से जो एनर्जी पैदा होती थी, इससे चक्की चलाई जाती थी। और रिजर्वोयर दूसरी तरफ गर्मी में लोगों को ठंडक भी देती थी। मजे की बात है कि इतने सालों के बाद आज भी ये चक्की पूरी तरह से फंक्शनल है। ये अब बात करते हैं अजंता केव्स की। अजंता केव्स के बारे में बहुत सारी कहानियां, बहुत सारी फिल्में, गीत, गाने, इनका निर्माण भी हुआ है। ये लगभग इसका निर्माण 2nd सेंचुरी बीसी से लेकर के 650 एडी तक हुआ है। सातवाहन वंश के राजा, गुप्त वंश के राजाओं ने इस स्ट्रक्चर का निर्माण किया था।
अजंता गुफाओं तक जाने के लिए अजंता के अपने बस स्टैंड तक पहुंचना पड़ता है। यहां से ये बसेस अजंता केव्स के पास तक ले जाती हैं और अजंता केव्स के पास यहां से पैदल ही इन गुफाओं तक पहुंचा जा सकता है। बौद्ध शिक्षा के पीठ इन गुफाओं तक पहुंचने के लिए थोड़ी चढ़ाई चढ़नी पड़ती है। जैसा कि आप जानते हैं, अजंता की गुफाएं भी एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। इन गुफाओं में 29 केव्स हैं और विशेष करके ये जगह बुद्धिस्ट एजुकेशन को, बौद्ध शिक्षा के बहुत बड़े केंद्र हुआ करते थे। यहाँ पर जो बौद्ध धर्म से संबंधित शिक्षा जो स्टूडेंट्स प्राप्त करना चाहते थे, इस इनके लिए यहाँ रहने की भी व्यवस्था थी। पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को देखें तो पूरी गुफाएं लगभग हॉर्स शू शेप में हैं और एक कॉर्नर से दूसरे तरफ इन गुफाओं में देखा जा सकता है, इन गुफाओं को देखा जा सकता है। इस गुफाओं के बाहर बने हुए पाथ में बिल्कुल धीरे धीरे, बिल्कुल आराम से चीजों को निहारते हुए, गुफाओं को देखते हुए एक राउंड जरूर लें, भ्रमण जरूर करें। ये अपने आप में बहुत ही आनंद देने वाला अनुभव है। जैसे जैसे समय मिले गुफाओं के अंदर भी जाएं, सेंट्रल असेंबली हॉल देखें, अलग अलग तरह के पेंटिंग्स और स्ट्रक्चर को देखें। ये अद्वितीय है। गुफाओं के बाहर, गुफाओं के साथ साथ बने हुए पाथ पे चलना एक बहुत ही अलग तरह का अनुभव है। बात करते हैं इन गुफाओं में हुए चित्रकारी की। गुफाओं की चित्रकारी प्राचीन कला का एक बेहतरीन नमूना है। इनमें अलग अलग जगह पर उभरे हुए शिल्प भी हैं और ज्यादातर पेंटिंग्स में, जब आप ज्यादातर पेंटिंग्स देखेंगे तो ये भगवान बुद्ध के जीवन से, उनके चरित्र से प्रेरित हैं। अलग अलग जगह पर भगवान बुद्ध की मूर्तियां भी प्रदर्शित की हुई हैं। इस खूबसूरत अनुभव के बाद चलते चलते कुछ टिप्स। यहां पहुंचने के लिए सबसे आसान तरीका औरंगाबाद रेलवे स्टेशन है। औरंगाबाद को अपना मेन स्टेशन बनाएं। मुख्यतः रुकने की जगह औरंगाबाद में ही बनाएं। औरंगाबाद से अलग अलग दिनों में टैक्सी हायर करके अजंता और एलोरा घूमा जा सकता है। अगर आप सोलो ट्रैवलर हैं तो बहुत सारे बसेस, टूरिस्ट बसेस भी अवेलेबल हैं जो आपको इन साइट्स का दर्शन करा देंगी। इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब भी आप एलोरा के दर्शन को जाएं या एलोरा को देखने जाएं, साथ में कृष्णेश्वर महादेव का भी दर्शन कर लें, दौलताबाद, ये तीनों साइट्स एक दिन में ही कवर की जा सकती हैं। बेस्ट टूरिस्ट सीजन नवंबर से मार्च तक है। समर्स एक्सट्रीम होते हैं तो समर्स को अवॉइड करें। हाँ, और एक और बात, अजंता में अप हिल्स चलना पड़ता है, इसलिए अजंता गुफाओं को जब देखने जाएं तो विशेष तौर पर शूज बहुत ही कंफर्टेबल रखें। कोशिश करें कि स्पोर्ट्स शूज हों। चलते हैं इस बार, मिलते हैं अगले बार किसी और डेस्टिनेशंस पे। एंजॉय वेल, टेक केयर, बाय बाय।